नमस्कार दोस्तों। अखंड भारत के इस फेसबुक पृष्ठ और यूट्यूब चैनल पे आप सबों का फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, भारत और अमेरिका की तुलनात्मक वार्ता श्रृंखला के पहले भाग में आज हम भारत और अमेरिका में कैसी व्यवस्था है और वहाँ तंत्र कैसे कार्य करता है उस पर वार्ता करेंगे। दोस्तों, आपको संभवतः याद होगा कि मैंने पिछले वीडियो में आपके सामने 3 उदाहरण दिए थे और आपसे कहा था कि आप उन पे आधारित प्रश्नों के उत्तर तैयार करके रखें। यदि आप में से किसी के पास उन तीनों आधारित प्रश्नों के उत्तर हैं, जो 3 उदाहरण मैंने आपके सामने रखे थे, तो कृपया यहाँ कमेंट्स में उसे साझा करें। मैं अपने उत्तर अभी कुछ देर में आपसे साझा करूंगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने श्रृंखला को 10 खंडों में बांटा है और वे 10 खंड मिलकर ही एक व्यवस्था या एक तंत्र का निर्माण करते हैं। मैं आज उन्हीं 10 खंडों में से कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे कुछ उदाहरण आपसे साझा करूंगा, जिनका अनुभव मैंने भारत और अमेरिका दोनों ही स्थानों में किया है। दोस्तों, किसी भी व्यवस्था तंत्र में मेरे अनुभव के हिसाब से, चूंकि मैं अमेरिका शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया था, तो मैं पहले उसी से शुरुआत करूंगा। ये शिक्षा व्यवस्था। दोस्तों, शिक्षा व्यवस्था का मेरी समझ से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य है, वो है शिक्षार्थियों को सुरक्षित और स्वस्थ माहौल में शिक्षा उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था करना, उन्हें आने वाले समय में एक योग्य नागरिक बनाना, ताकि वे प्राप्त ज्ञान का समाज और देश के विकास के लिए उपयोग कर सके। उन्हें उचित अवसर प्रदान करना ताकि उनका चहुमुखी विकास हो। चूंकि मैं अमेरिका पीएचडी की पढ़ाई के लिए गया था, इसलिए मेरे उदाहरण के केंद्र बिंदु भी यही होंगे, शोध और शोधार्थी। शैक्षणिक व्यवस्था में, शिक्षा की व्यवस्था में शोध की शुरुआत, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से, कि स्नातक की पढ़ाई के समय से ही शुरू हो जाती है। अमेरिका में स्नातक के विद्यार्थियों को शोध कार्य में उचित अवसर दिया जाता है और उन्हें शोध कार्यों पे आधारित यदि कोई शोध पत्र प्रकाशित किए जाते हैं, तो उनमें भी उन्हें सहलेखक के रूप में शामिल किया जाता है। अब यदि भारत या बिहार की बात करें, तो अधिकांश अवसर पर उन स्नातक के छात्रों को, छात्र छात्राओं को अनुभव देने की बात कह करके कि आपको इस शोध में कार्य करके अनुभव प्राप्त होगा, वो बात कह करके उनका भरपूर शोषण किया जाता है। जैसे बच्चों को एक झुनझुना पकड़ा दें, एक लॉलीपॉप पकड़ा दें और बच्चे चुप हो जाते हैं कि अच्छा मुझे लॉलीपॉप मिल गया, झुनझुना मिल गया। उसी तरह से उन छात्र छात्राओं को अनुभव का वो लॉलीपॉप दे करके उनका भरपूर शोषण किया जाता है। वे छात्र छात्राएं किसी शोध कार्य में अवसर प्राप्त होने भर से ही खुद को कृतार्थ महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी बोला है कि अनुभव को बहुत कम समय में बताना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए मेरी एक एक बात, एक एक शब्द पे ध्यान देंगे और फिर बाद में जब मेरी ये बात समाप्त होगी, आप सोचेंगे और उस पर मंथन करेंगे। ये जो स्नातक के छात्र छात्राओं को शोध कार्य में सहयोग के बाद उनके सहयोग हेतु यदि कोई उस शोध कार्य पर आधारित शोध पत्र प्रकाशित किए जाते हैं, उसमें उनको सह लेखक की या को ऑथर्स की का स्थान नहीं दिया जाता है। ये आज से नहीं, वर्षों से चलते आ रहा है। आज से 9 वर्ष पूर्व जब मैं बिहार के अनुग्रह नारायण कॉलेज में कार्य करता था, एक एडजंक्ट सहायक शिक्षक के रूप में, एडजंक्ट प्रोफेसर के रूप में,
और मैंने शोध कार्य भी वहां पे किए हैं। आइए मैं उसका एक उदाहरण दिखाता हूँ। इसके लिए मुझे स्क्रीन साझा करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये स्क्रीन देख पा रहे होंगे। दोस्तों, ये मेरा गूगल स्कॉलर का प्रोफाइल है। यहाँ मैं अपनी उपलब्धियां दिखाने के लिए नहीं आया हूँ। कोई भी जा करके गूगल स्कॉलर में सर्च कर सकता है और मैंने जितने भी शोध पत्र प्रकाशित किए हैं उसकी जानकारी आप देख सकते हैं। यहाँ जो मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ यह शोध पत्र है, जिसका शीर्षक है ग्राउंड वाटर आर्सन कंटामिनेशन एंड एसोसिएटेड हेल्थ रिस्क इन बिहार इंडिया। आज से 9 वर्ष पूर्व जब मैं अपना शोध कार्य कर रहा था अनुग्रह नारायण कॉलेज में, महाविद्यालय में, तो मेरे साथ उस वक्त के 7 छात्र जो उस समय स्नातक के या तो द्वितीय वर्ष के छात्र रहे होंगे या तृतीय वर्ष के छात्र रहे होंगे, उन सबों ने मुझे सहयोग दिया था। और मैंने उसी समय ठाना था कि ये जो परंपरा है कि स्नातक के छात्र छात्राओं को से कार्य ले लेना और उनको उस कार्य में कहीं भी शामिल नहीं करना, जो मेरे हिसाब से अन्याय था, तो उस परंपरा को मैंने तोड़ा था। आप उन 7 विद्यार्थी छात्रों के नाम आप पर हैं यहाँ पर। आनंद कुमार, अमित खिसले, चंदन कुमार, राजीव रंजन तिवारी, ऋषभ परवेज, नवनीत कुमार, मोहम्मद दानिश इमाम, ये 7 छात्र उन्होंने मुझे उस वक्त सहयोग किया था और मैं आज भी उनका आभारी हूँ, क्योंकि उनके सहयोग के बिना वो कार्य पूरा नहीं हो सकता। अब जिन लोगों की रुचि शोध में, शोध कार्य में है, वो शोध पत्र के प्रकाशन का महत्व भी समझते हैं। और शोध पत्र जब प्रकाशित होता है तो देश विदेश के अलग अलग वैज्ञानिक आपके शोध पत्र को रेफर भी करते हैं कि आप वो जो काम कर रहे हैं कि उनसे मिलता जुलता काम आपका है, तो वो अपने पेपर में, अपने शोध पत्र में उसकी चर्चा भी करते हैं, जिसे हम लोग साइटेशन बोलते हैं। यदि आप देखेंगे तो 2014 में ये शोध पत्र प्रकाशित हुआ था और अभी तक कुल 79 अर्थात 79 साइटेशंस इस पत्र को, शोध पत्र को मिल चुके हैं। अब उन 7 छात्रों में से कोई भी यदि अपना भविष्य शोध कार्यों में यदि आगे करना चाहते हैं, तो ये जो 79 साइटेशंस है उनके प्रोफाइल में, उनके शोध के जो प्रोफाइल है, रिसर्च प्रोफाइल है, उसमें स्वतः जुड़ जाएंगे और ये उनको कहीं ना कहीं बहुत ही आगे मदद भी करेगा। अब मैं इसे बंद करता हूं दोस्तों। अब हम लोग अपनी बात पे आते हैं कि जो कार्य 9 वर्ष पूर्व मैंने किया था, आज भी मैं नहीं देखता हूं कि वो एक आम बात है। दोस्तों, यदि आप भी अपने विद्यार्थियों को उचित अवसर और सम्मान देते हैं, तो कृपया यहाँ साझा करें और उनका मनोबल बढ़ाएं कि ऐसी चीजें अब धीरे धीरे आम हो रही है हमारे देश में भी, हमारे राज्य में भी। आप सभी जानते हैं हमारे देश में होनहारों की कमी कभी नहीं रही है, बस उन्हें उचित अवसर और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अमेरिका में हर एक छात्र छात्राओं को शोध कार्य खुद ही करने पड़ते हैं और उन्हें अपनी पीएचडी की थीसिस भी स्वयं ही लिखनी पड़ती है। सुनकर अजीब लग रहा है ना कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? भाई, जो शोधार्थी हैं उन्हें खुद ही शोध करना होगा और अपनी थीसिस भी स्वयं ही लिखनी होगी। आपकी सोच बिल्कुल सही है, परंतु क्या होना चाहिए और क्या होता है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो अब यदि हम बिहार की तुलना करें तो इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन है, इट डिपेंड्स, जिसका मतलब है निर्भर करता है। क्या? किस चीज पर? कि शोधार्थी कौन है,
यदि वो शोधार्थी बड़े पहुंच वाले की संतान है, उनके रिश्तेदार हैं या मित्र हैं, तो उनको उनके पहचान के हिसाब से विभिन्न तरह की सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। ये भी संभव है कि शोध कोई और करे, शोध के ऊपर जो पीएचडी की थीसिस है वो भी कोई और लिखे, परंतु शोध और थीसिस पर डिग्री किसी और को मिल जाए। सुनकर के आश्चर्य लग रहा होगा, परंतु अपने ज्ञान चक्षु खोलिए, आसपास देखिए कि क्या वस्तु स्थिति है, क्या घटनाएं घट रही हैं। अमेरिका में प्लेजरिज्म अर्थात दूसरे के कार्य को अपना बताना एक संगीन जुर्म है। अब हमारे देश में भी इस चीज को बहुत गंभीरता से लिया जाने लगा है। पर यदि बिहार में आए तो एक समय था जब यही यहाँ साधारण प्रक्रिया होती थी कि कहीं से कॉपी करके कहीं चिपका दिया और हो गई पीएचडी की थीसिस तैयार। दोस्तों मेरी बात पर सिर्फ मत जाएं, आप इस बात की सत्यता जांच करें। और इसकी सत्यता दो तरह से आप जांच कर सकते हैं। पहला, जो सच्चे शोधार्थी होते हैं वो अपने शोध को विभिन्न शोध पत्रों के माध्यम से प्रकाशित कर उन्हें दुनिया के वैज्ञानिकों से साझा करते हैं। तो इनके शोध को आप इंटरनेट पे ढूंढ कर पढ़ सकते हैं और स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि क्या इनका शोध ओरिजिनल है, मौलिक है, या किसी का चुराया हुआ है। दूसरा है उनके थीसिस को इंटरनेट पर प्रकाशित करवाने की अनिवार्यता कर देना, जो अब भारत में शुरू हुआ है। इन सब बातों से दोस्तों आप ये मत समझें कि मेरा किसी से व्यक्तिगत कोई विरोध है या मैं अपने राज्य या देश में होने वाले नकारात्मक कार्यों को दुनिया के समक्ष रखकर उन्हें कम करके दिखाना चाहता हूँ। अपितु मैं आज की युवा पीढ़ी को ये बताना चाहता हूँ कि हमने जैसी व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था में जो होनहार छात्र छात्राएं होते हैं उनको बाहर का मुख देखना पड़ता है, और जो संबंधित पदों का सम्मान करने योग्य नहीं है ये व्यवस्था उन्हीं के हाथों में रह जाती है, रह गई है या रह जाएगी। अब एक और महत्वपूर्ण मैं उदाहरण यहाँ पर आपसे साझा करूंगा कि अमेरिका में एक पीएचडी के छात्र या छात्रा को यदि उनके एडवाइजर, पीएचडी के एडवाइजर जो होते हैं उनके द्वारा किसी भी रूप में परेशान किया जाता है तो वो छात्र छात्राएं उसकी शिकायत विश्वविद्यालय प्रशासन से कर सकते हैं, और विश्वविद्यालय प्रशासन के जांच के बाद यदि वो उनके एडवाइजर दोषी पाए जाते हैं तो या तो उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है या फिर विश्वविद्यालय त्यागना पड़ता है, और इसमें वर्षों नहीं लगता है दोस्त। इस पूरी प्रक्रिया में ऐसा नहीं है कि वर्षों लग जाते हैं, ये कुछ माह की प्रक्रिया होती है जिसमें कि विश्वविद्यालय प्रशासन, जिसकी चर्चा मैं अपने आने वाले किसी कड़ी में विस्तार से करूंगा, कुछ ही महीनों में करके इस दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। अब ऐसे उदाहरण आप भारत में खोजें या बिहार में ढूंढें कि क्या यहाँ ऐसा होता है। आप ढूंढें उससे पहले एक बात और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि ऐसी शिकायतों पर इस तरह के निर्णय लेना अमेरिका में आम बात है, ना कि अपवाद। तो अपवाद ना ढूंढें, और ये भी बता दूं कि इसमें वहां की व्यवस्था और तंत्र आपको सहयोग करते हैं, क्योंकि वे आपके जीवन, आपके समय और आपके भविष्य का सम्मान करते हैं। एक और बात स्पष्ट कर दूं कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका में शोधार्थियों का शोषण नहीं होता है, परंतु कम से कम उन्हें उचित सुरक्षा और सहायता उपलब्ध हो जाती है वहाँ। दोस्तों बहुत ही दुखद बात है
कि भारत में कई शोधार्थी विभिन्न कारणों से आत्महत्या तक कर चुके हैं। कई मानसिक और यौन प्रताड़ना भी झेलते हैं। अपने भविष्य को सुरक्षित करने हेतु ये सब चुपचाप रहते हैं, और यदि ये शिकायत करेंगे भी तो इसकी पूरी संभावना है कि इनका पूरा जीवन ही नष्ट हो जाए। अब आप अपने आसपास देखें कि वहां की वस्तु स्थिति क्या है। बिहार में शोध का क्या स्तर है, वे आप स्वयं जांच करें, और कोई भी सकारात्मक अनुभव मिले तो उसे साझा करें। एक बहुत पुरानी बात याद आ गई, शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई। बहुत पहले की बात है, मैं उस वक्त बिहार में ही था। जितना मुझे याद है, उस वक्त पाठक जी करके एक बिहार के तत्कालीन राज्यपाल के ओएसडी हुआ करते थे। उन्होंने कई प्रयास किए कि हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाए। दोस्तों, शिक्षा व्यवस्था क्या ठीक होगी? व्यवस्था ने ही उन्हें बिहार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आप ढूंढें उनके बारे में आप जानने की कोशिश करें कि उन्होंने ऐसे क्या-क्या कदम उठाए थे जिससे हमारे राज्य की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी हो सकती थी। शोध का स्तर बहुत ऊंचा हो सकता था, परंतु वो नहीं हो सका। खैर, शोध के बाद संक्षिप्त में, शिक्षा व्यवस्था के बाद संक्षिप्त में मैं स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देना चाहूंगा, जो हमारा दूसरा खंड है व्यवस्था की चर्चा पर। कि स्वास्थ्य व्यवस्था में मैंने एक बात जो महसूस किया है वो ये कि अमेरिका में जो भारतीय मूल के चिकित्सक होते हैं उन पे ज्यादा भरोसा होता है। कम से कम मुझे तो होता था, सभी पे नहीं, परंतु फिर भी लगता था कि हाँ, यदि भारत के किसी अच्छे शैक्षणिक संस्थान से उन्होंने जो है डॉक्टरी की शिक्षा, चिकित्सक वो की शिक्षा प्राप्त किए हैं, उन पे ज्यादा विश्वास होता था। और वो अमेरिका जाने के बाद उन्हें फिर अलग से कुछ जो है ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस करने होते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। परंतु जो समानता है वो ये कि भारत की तरह ही अमेरिका में भी आपकी जेब खाली करवाने की भरपूर कोशिश की जाती है। लेकिन जो बहुत बड़ी विषमता है वो ये है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है याद रखने के लिए, वो ये है कि यदि किसी चिकित्सक ने आपकी गलत चिकित्सा कर दी अमेरिका में, तो उनके खिलाफ शिकायत करने पे उनका लाइसेंस भी जब्त हो सकता है। और गलत चिकित्सा की वजह से जो आपको आर्थिक, मानसिक, सामाजिक किसी भी तरह की क्षति हुई है, उसकी भरपाई भी उन्हें करनी होती है लाखों डॉलर्स देकर के। और ये भी अपवाद नहीं है, ये भी वहाँ आम बात है। यदि किसी ने शिकायत की और उसकी शिकायत यदि वहाँ पर सिद्ध हो जाती है तो ऐसा होता है। अब वापिस हम आते हैं अपने देश भारत में, या फिर कहें कि बिहार में आते हैं, तो अपने आसपास देखिए कि क्या गलत चिकित्सा करने पे आपने कभी किसी चिकित्सक के खिलाफ शिकायत की है, और यदि की है तो उसका परिणाम क्या आया। यदि अच्छे परिणाम आए होंगे तो मेरी आपसे विनती है कि आप यहाँ जरूर साझा करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जो अच्छे बदलाव हो रहे हैं उस चीज के बारे में भी लोगों को जानकारी देना। और सिर्फ मेरे एकमात्र अनुभव से ये सब चीज नहीं होगा, आपके जो अच्छे अनुभव हैं उन अनुभवों को भी यहाँ पे आप साझा करें। शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद यदि हम आसपास देखते हैं तो जो सबसे ज्यादा असर पड़ता है वहाँ की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को लेकर के। तो दोस्तों, जब हम अमेरिका के बारे में सोचते हैं, सोचिए आप लोग भी, तो हमें क्या दिखता है? न्यूयॉर्क की अद्भुत छटा दिखाई पड़ती है, या अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त विभिन्न संस्थानें दिखाई पड़ती। फिर आप सोचिए कि जब विदेशी भारत के बारे में सोचते हैं तो उन्हें क्या दिखता होगा? गरीबी, भूखे नंगे लोग, या फिर गणित, भौतिकी,
कंप्यूटर आदि विषयों के जीनियस। आगे की मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जब मैंने ये कहा कि भारत के बारे में जब लोग सोचते हैं विदेशों में कि यहाँ गरीब भूखे नंगे लोग रहते हैं, तो वो इसीलिए कि भारत की ऐसी ही छवि बनाई गई है। और जब वे यहाँ के विद्वानों की चर्चा करते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि जब वे भारत का इतिहास पढ़ते हैं और जब यहाँ के लोगों से मिलते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उन्हें व्यक्तिगत अनुभव होता है भारत की वस्तु स्थिति के बारे में। दोस्तों, हर देश अपनी सामाजिक और आर्थिक छवि अच्छी बनाने की कोशिश करता है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि भूतकाल में भारतवर्ष की छवि को हमेशा नकारात्मक दिखाया गया और जो अच्छी बातें थीं उसे दबा दिया गया या उसे कम करके दिखाया गया। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, गरीब वहां भी हैं, यहाँ भी। बेघर लोग वहां भी हैं, यहाँ भी। अर्धनग्न शरीर को लोग वहां भी बुरी नजर से देखते हैं और यहाँ भी। अपराध और अपराधी वहां भी हैं, यहाँ भी। दंगे वहां भी होते हैं, यहाँ भी। और जीवन यापन के लिए अपने मान सम्मान को बेचने को मजबूर लोग वहां भी हैं और यहाँ भी। वहां भी अमेरिका के मूल निवासी संस्कार को संजोए हुए हैं और भारत में भी। वहां भी स्वतंत्रता और आधुनिकता के नाम पर संस्कार और संस्कृति का चीरहरण होता है और यहाँ भी। वहां भी नग्नता और शराब का सेवन को आधुनिकता का पैमाना माना जाता है और यहाँ भी। बस एक मुख्य समानता ये है कि इस सोच के कुछ ही लोग हैं जो वहां भी गंध मचाए हुए हैं और हमारे देश, हमारे राज्य में भी। ये सारी बातें हो सकता है कि आपको अजीब सी लगे, या हो सकता है पहली बार सुने, या हो सकता है कुछ द्वंद्व हो मन में। तो आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं आप यहाँ लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको उसकी जानकारी दूं, उसका उत्तर करूं। अमेरिका के मूल निवासी बहुत ही संस्कारी और पारिवारिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले होते हैं और भारत के भी मूल निवासी बहुत संस्कारी और पारिवारिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। दोस्तों, हम जब अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाते हैं, तो साथ में हम क्या लेकर के जाते हैं? अपना चरित्र, अपना संस्कार और अपनी संस्कृति, जो वहां के लोगों को हमारे देश की पहचान कराता है, क्योंकि वो हमें देखते हैं, हमें नजदीक से जानते हैं। वो पूरे भारत को नहीं जान सकते हैं। वो पूरे भारत को या तो पढ़ करके या जो मीडिया में देखते होंगे या कहीं पे दिखाया जाता होगा उस तरह से जानेंगे, परंतु जब उनका समय हमारे साथ बीतता है, हमारे साथ रहते हैं, तो हमें देख करके वो भारत को जानते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश की छवि कैसी हो, ये देश के राजनेता और मीडिया द्वारा गढ़ा जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, जब आप विदेश जाएं तो ध्यान रखें कि आप अपने कंधे पे ये उत्तरदायित्व लेकर के जाते हैं कि आप एक भारतीय हैं। आप जैसा व्यवहार करेंगे वही व्यवहार भारतीयता के रूप में वहां परिलक्षित होगा। दोस्तों, इस खंड के शुरुआत में हमने बात की थी विदेशी भारत को कैसे देखते होंगे, उनके मन में यहाँ की क्या छवि रखते हैं। तो इस उदाहरण को थोड़ा गौर से सुनेंगे और समझेंगे जो मैं अभी आपके सामने साझा करने वाला हूं। अभी पिछले सप्ताह ही एक अमेरिकी सहयोगी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि वो भारत भ्रमण पे आना चाहती हैं जैसे ही कोरोना वायरस का जो समस्या है वो समाप्त होती है। तो मुझे सुन के अच्छा लगा। मैंने पूछा उनसे कि कहाँ कहाँ जाना चाहती हैं आप, तो उनका उत्तर था, मैं आगरा का ताजमहल देखना चाहती हूँ।
मैं मुस्कुराया और मैंने उनसे कहा, आप भारत आओ, आपका हार्दिक स्वागत है। और जब आप भारत आओ तो आपको ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत कृति दिखाऊंगा मैं। तो उनकी प्रतिक्रिया थी, सच में? मैंने कहा, जी सच में। भारत में सिर्फ ताजमहल ही देखने के लिए नहीं है, यहाँ उससे भी अद्भुत ऐसी ऐसी कृतियां हैं जो देख करके आपको विश्वास नहीं होगा कि ये सैकड़ों हजारों साल पहले इसका निर्माण किया था। मुझे विश्वास है कि मैंने जो ये उदाहरण आपको दिया, आप उसे समझने की कोशिश करेंगे। आप सत्य को सत्य की तरह विदेश में रखेंगे, तभी वो सत्य जानेंगे। आप सत्य में मिलावट करेंगे तो वो मिलावटी सत्य जानेंगे। आगे आपके ऊपर है। अब इन बातों के बाद एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कानून व्यवस्था। थोड़ी सी चर्चा हम उस पर भी करेंगे। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला था कि हम लोग जो पिछले एक कड़ी में हम लोगों ने चर्चा की थी कि एक प्रश्न मैंने पूछा था और उस 3 उदाहरण मैंने दिए थे जिस पे आधारित प्रश्न थे और उसका आपको उत्तर देना था। तो मैं अब हम लोग उस विषय पे आते हैं और जिन्होंने पिछली कड़ी नहीं देखी, मैं उन लोगों के लाभ हेतु मैं यहाँ पे उन 3 परिस्थितियों को आपके सामने फिर से रखता हूँ, दोहराता हूँ। पहली स्थिति है कि एक गरीब आदमी ने अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु 1000 रुपये की चोरी की। दूसरी स्थिति है कि एक उच्च पद पे आसीन व्यक्ति ने अपने संस्था के खाते से, जिस संस्था में वो काम करते हैं, अपने लिए 2 लाख रुपए का सामान खरीदा। और जो तीसरी स्थिति है वो ये है कि एक मंत्री ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया। और प्रश्न ये था कि अब आप ये सोचें कि आप इस तीनों जो घटनाएं घटी हैं उसकी शिकायत दर्ज करने के लिए थाना जाते हैं, तो आपको उस थाने से क्या जवाब मिलता है या मिलेगा या मिला है? यदि आपकी शिकायत दर्ज हो भी जाती है तो इनमें से किन किन लोगों को सजा मिलेगी? उस गरीब व्यक्ति को, उस उच्च पदासीन पदाधिकारी को, या फिर उस मंत्री को? अब आपके क्या उत्तर हैं ये तो आप ही बता सकते हैं और आप अपने उत्तर साझा करके यहाँ हम सबों को जानकारी दे सकते हैं। मैं इसके उत्तर के लिए मैं एक घटना को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता हूँ और आप उससे समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत समय की बात, बहुत समय पहले की बात है। उस समय लगभग 2-3 वर्ष ही मेरे बीते होंगे अमेरिका में। मैं एक टीम के साथ एक संस्थान के वाइस प्रेसिडेंट से कुछ मुद्दों पे चर्चा करने गया था। चर्चा अच्छी हुई, हम लोग लौट करके आए और अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे ये जानकारी हुई कि वो महोदय गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनकी तस्वीर भी समाचार पत्रों में छप चुकी थी और रेडियो और वहाँ की जो लोकल चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, समाचार जो सुनाते हैं, दिखाते हैं, उस पर भी वो आ गए थे। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि कल ही उनसे मिला और आज ये घटना की बात क्या हुई। जब पूरी रिपोर्ट पढ़ी तो पता चला कि उन्होंने अपने संस्थान, जिस संस्थान में वो कार्य करते थे, कि खाते से व्यक्तिगत उपयोग की चीजें खरीद ली थी। अब मैं सोचने लगा कि यदि यही घटना हमारे देश में या राज्य में घटी होती तो क्या अगले दिन ही उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होती? दोस्तों, अमेरिका में जब आप शिकायत करते हैं तो लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर ही पुलिस जो है घटनास्थल पर पहुंच जाती है। वे समस्या के आधार पर कार्रवाई करते हैं, ना कि शिकायत करने वाले का चेहरा
नाम या पद या ओहदा देकर। अब इससे ज्यादा मैं बहुत चर्चा यहाँ नहीं करना चाहता, और मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप स्वयं मंथन करें कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था में कार्रवाई कैसे की जाती है, और आपके जो भी अनुभव हैं उस अनुभव को यहाँ साझा करें। जब कानून व्यवस्था की बात हुई है तो उसमें न्याय प्रणाली और व्यवस्था की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। अब ये बहुत ही संवेदनशील हिस्सा है, और मैं स्पष्ट कर दूं कि कहीं से भी मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं है कि मैं किसी देश की न्याय प्रणाली और व्यवस्था पर कोई टिप्पणी करूं। बस कुछ उदाहरण मैं दूंगा जो पब्लिक डोमेन में, जो आप भी सर्च करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या आप पहले से भी जानते होंगे। अमेरिका में कानूनी रूप से रहने वालों को, जो वहाँ कानूनी, जैसे मैं वहाँ पे था, कानूनी रूप से वहाँ रहता था, तो कभी न कभी ज्यूरी ड्यूटी करनी ही होती है, और ज्यूरी ड्यूटी करनी होती है जहाँ संभवतः उन्हें किसी न्याय प्रक्रिया का हिस्सा बनना पड़ता है, जिससे वो न्याय प्रक्रिया के बारे में जानते हैं और उसमें शामिल भी होते हैं, जो व्यक्तिगत मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है। अब आप भारत में तुलना करें कि क्या आपको ऐसा मौका मिलता है या ऐसी व्यवस्था है। अब न्याय प्रणाली से संबंधित कुछ उदाहरण हम लोग लेते हैं, तो अमेरिका में यदि कोई भ्रष्टाचारी किसी भी पद पे हो, यदि उसका भ्रष्टाचार सिद्ध होता है तो उसे तुरंत सजा मिलती है, वहां वर्षों नहीं लगते हैं। हमारे यहाँ मैं पहले भी सुनता था, 12 बजे देर नहीं और 3 बजे के बाद भेंट नहीं। बहुत पुरानी कहावत है और इसे आम मान भी लिया गया है। अमेरिका में विवाह विच्छेद अर्थात डिवोर्स का केस लगभग 1 वर्ष में निर्णय पे पहुंच जाता है, चाहे एक पक्ष तैयार हो या ना हो। परंतु भारत में यदि एक पक्ष ने आपको बर्बाद करने की ठान ली तो शायद एक जन भी कम पड़ जाता है। एक होनहार फुटबॉल खिलाड़ी के द्वारा जब अपने ही सहपाठी का बलात्कार करने पर अमेरिका में तुरंत सजा हो जाती है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है, और वो जिसको सजा मिलती है वो स्वीकार करता है कि हाँ उससे अपराध हुआ, उससे पाप हुआ। और यहाँ निर्भया को 7 वर्ष लग जाते हैं दोस्तों, और जब फांसी की सजा सुनाई भी जाती है तो उनमें से किसी के चेहरे पे आत्मग्लानि तक नहीं होती कि उनसे कोई अपराध हुआ, पाप हुआ। कई लोग उनको सपोर्ट, उनको सहयोग करने को, उनके समर्थन तक में खड़े हो जाते हैं। किसी को सिलाई की मशीन दे दी जाती है, 10,000 और रुपये दे दिए जाते हैं। और एक विद्यार्थी जो बलात्कार का आरोपी है, उसको उसके उज्जवल भविष्य का हवाला देते हुए छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं कि अमेरिका में लोगों की हैसियत और पहुंच देखकर न्याय नहीं किया जाता, बल्कि अपराध देखकर किया जाता है। वहां एक गरीब को भी न्याय मिलता है और अमीर को भी। हमारे यहाँ गरीब और सामाजिक रूप से निर्बल लोगों को कितना न्याय मिलता है ये आप लोग भी जानते होंगे, और कोई ऐसा अनुभव है जिसमें एक गरीब और लाचार इंसान या परिवार को न्याय मिला हो तो अवश्य साझा करें। ये बात हमेशा याद रखें, इज्जत और जिंदगी एक बार चली जाती है तो फिर वापस नहीं आती। जिस देश में, वहां के समाज में लोगों की इज्जत और जिंदगी का कोई मोल नहीं, वहां न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि सकारात्मक अनुभव साझा करके लोगों का मनोबल बढ़ाएं, ताकि
इस व्यवस्था में लोगों की आस्था बनी रहे और लोग भी प्रेरित हो अच्छा कार्य करने के लिए। अब इतने गंभीर विषयों पे चर्चा करने के बाद, बात करने के बाद मैं आता हूँ धर्म और मजहबी व्यवस्था को लेकर। अमेरिका में रहते हुए मुझे कई धर्मों, मजहबों के लोगों और परिवारों से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। हर तरह के, चाहे वो सनातन धर्म के हों, चाहे वो इस्लाम को मानते हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो जैन हों, बौद्ध हों, या फिर वुडू जैसे जो कि बहुत ही कह सकते हैं कि एक कबीलाई तरह की प्रथा या धर्म या मजहब या पंथ जो भी है, हर तरह के लोगों से मुझे मिलने का, जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस तरह से भारत में सभी धर्मों और मजहबों के लोग स्वतंत्र रूप से अपने अपने धर्मों से संबंधित त्योहारों को मनाते हैं, उसी तरह अमेरिका में भी लोग ऐसा करते हैं। कोई वहां पे पाबंदी या प्रतिबंध नहीं। हाँ, एक बात अवश्य देखा है कि लोग वहां अमेरिकी उत्सवों को अधिक उत्साह के साथ मनाते हैं। आप देखेंगे कि चाहे अपना धर्म जैसे भी, अपना त्योहार जैसे भी मनाते हैं, लेकिन वहां का जो त्योहार होता है, उत्सव होता है, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। अब साधारणतया जीवन में लोग कैसे क्या करते हैं उस पर एक झलक देखें तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग मंदिर जाते हैं और अपने घरों में भी पूजा अर्चना करते हैं। हाँ, भारत की तरह ही वो वहाँ गुरुद्वारा और चर्चों में भी देखे जाएंगे। जैसे सनातनी धर्म को मानने वाले लोग यहाँ भी, भारत में भी आप देखेंगे कि वो गुरुद्वारा भी जाते हैं, कभी कभी वो आप चर्च में भी देख लेंगे, या किसी और भी धार्मिक या मजहबी स्थलों पे वहां भी आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे। सनातनियों के जो सबसे महत्वपूर्ण पर्व छठ पर्व को वहां बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर होली मिलन और दिवाली नाइट्स के नाम पे अपने संस्कारों, संस्कृतियों और चरित्रों की आहुति देने वाले भी लोग वहां मिल जाएंगे, जैसा आप भारत में भी देखते होंगे आजकल। बौद्ध या जैन धर्म को मानने वाले शांतिपूर्वक अपना त्योहार मनाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो उनके जीवन का एक हिस्सा है और बाकी अलग धर्म या संप्रदाय या मजहब से बहुत ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करते हैं। हर रविवार को ईसाई मजहब को मानने वाले लोग चर्च जाते हैं। ये लगभग एक तरह से फिक्स रहता है, वो निश्चित है कि वो जाते ही जाते हैं। और उसी दिन आप देखेंगे कि सड़क किनारे खड़े होकर के वे अपने मजहब का प्रचार प्रसार भी करते हैं। लगभग जहां भी आप देखेंगे कि ईसाई मजहब को मानने वाले लोग हैं तो आपको वो दिख जाएंगे कि, और वो आप दूर से ही आप समझ जाएंगे, क्योंकि उनका अपना एक खास पोशाक होता है। जैसे वो काले कलर का सूट पहनेंगे और कुछ लोग टाई भी लगाए रहते हैं, तो लगेगा कि कोई जेंटलमैन है। हाथ में तरह तरह के पॉम्पलेट्स होते हैं, वो उनको लेकर के सड़क किनारे वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, बट शांतिपूर्वक। ऐसा नहीं है कि वो आपको जो है पकड़ पकड़ करके, हाँ, जो भी गुजरेगा उनको सिर्फ दो बात बोलने की कोशिश करेंगे और पॉम्पलेट कमाने की कोशिश करेंगे। वहीं इस्लाम मजहब को मानने वाले भी वहाँ अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं। हाँ, एक चीज जो मुझे वहाँ अनुभव नहीं हुआ वो था कि लाउड स्पीकर पे ऊंची आवाज में जो 5 वक्त की नमाज हम लोग भारत में सुनते हैं, वो मुझे वहां पे सुनाई नहीं पड़ा। उसके कई कारण हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। संभवतः शायद तीव्र शोर करना वहां पे मान नहीं हो, या कुछ और भी कारण हो सकते हैं। मैंने उस पर बहुत गहन छानबीन नहीं की, इसलिए मुझे इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं, परंतु ऐसा वहां पर मुझे अनुभव नहीं हुआ। हाँ,
आप उन लोगों को पार्किंग लॉट में या किसी भी सामुदायिक जगहों पे नमाज पढ़ते कभी ना कभी अवश्य देख लीजिएगा। ये चीज मैंने वहां पे देखा। दोस्तों, शायद आपको पता हो या नहीं, मैं आता हूं चीनियों को लेकर के, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। चीनियों का कोई धर्म, एक धर्म नहीं होता। चीन में रहने वाले लोग, कुछ लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, और जो नहीं भी मानते हैं वो उनका बहुत सम्मान करते हैं, बौद्ध धर्म का बहुत सम्मान करते हैं। ऐसे अमेरिका में जितने भी लोग हैं, वो बौद्ध धर्म हो या सनातन धर्म हो, वो बहुत सम्मान करते हैं। परंतु वे लोग जिनका चीन में कोई धर्म नहीं होता, वे जब अमेरिका आते हैं तो आकर के ईसाई मजहब को अपना लेते हैं। कारण इसका उन्हें बहुत लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि यह सर्वविदित है, कोई छिपी ही बात नहीं है, छिपी हुई बात नहीं है कि अमेरिका एक ईसाई देश है, और पूरे विश्व में ईसाई और इस्लाम दो ऐसे मजहब हैं जो संगठन की तरह कार्य करते हैं, और इन्हें विश्व के कोने कोने से इनके संगठन को मजबूत करने और उनके प्रचार प्रसार के लिए धन और सहयोग प्राप्त होता है। तो मैंने देखा कि जो अधिकांश चीनी हैं, या तो उनका कोई धर्म नहीं रहेगा, या जैसे ही वो अमेरिका आते हैं, अमेरिका आने के बाद उनका नाम भी बदलता है। वो अपना नाम वहाँ पे क्रिश्चियन नाम यानी ईसाई नाम अपना वो रखते हैं वो अधिकांश, और वो फिर अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। अब इस विषय में अंत में मैं यही कहूंगा कि वहां जो मैंने अनुभव किया, सनातन धर्म को सबसे ज्यादा सम्मान से देखा जाता है। मुझे आश्चर्य तब लगा जब मैंने ये महसूस किया कि भागवत गीता और भारत के आध्यात्मिक गुरुओं की जितनी चर्चा शायद हम अपने देश में नहीं करते होंगे, उनकी चर्चा अमेरिका में होती। इसमें एक वाक्य और मैं जोड़ना चाहूंगा कि मेरा एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि मेरे जीवन का, कि कुछ लोग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए, उसमें से एक महत्वपूर्ण वो है और उनका परिवार है। वो लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। मैं सर्वप्रथम उनके मुंह से हमारे भारत में जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं जिनके बारे में आज या पहले चर्चा होती थी, उसकी चर्चा मैं उनके मुंह से सुनता था। वो मुझसे गीता के कुछ श्लोक की जानकारी लेना चाहते थे, वो ओम के बारे में समझना चाहते थे, उस पर हमारी चर्चा होती थी। खैर, अब मुझे लगता है कि शायद बहुत लंबी बात हो गई है, इसलिए अंत में मैं एक जो व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, उस पर संक्षेप में अपनी पूरी बात करूंगा और अपनी वार्ता को समाप्त करूंगा, और वो है राजनीतिक व्यवस्था। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, मुझे लगता है कि अभी के समय में भारत जितना भारत के बारे में जानता है, उतना ही उत्सुक होता है वो अमेरिका के बारे में जानने के लिए। और भले लोग भारत के प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति कौन होते हैं उसकी जानकारी सभी लोगों को रहती है। कुछ ही वर्ष पूर्व की घटना है, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। दोस्तों, मेरी राजनीति में उतनी रुचि कभी नहीं रही, पर वहां पता नहीं क्यों मैंने धीरे धीरे उनके बारे में जानने की कोशिश करने लगा। शुरू में उनके बारे में बहुत भद्दी भद्दी बातें सुनने को मिलती थी, फिर देखा कई लोग उनका विरोध भी लोगों ने करना शुरू कर दिया था। ये सब बातें अभी तक मैं न्यूज चैनल्स या लोगों से या खबर समाचार पत्रों से मैं सुना करता था। फिर मैं उनके द्वारा दिए गए भाषण सुनने लगा, ताकि मुझे सीधे उनकी बात सुनने को मिले और मैं स्वयं ही उन बातों को समझ सकूं, ना कि मीडिया या किसी व्यक्ति द्वारा उनकी बातों को उनके हिसाब से इंटरप्रेट करने के बाद।
जब मैं उनके भाषण को सुनने लगा तो मुझे उनमें एक राष्ट्रभक्त दिखने लगा, जो सिर्फ अपने राष्ट्र की उन्नति और सुरक्षा चाहता था, जो मेरे हिसाब से सर्वथा उचित भी है। हर व्यक्ति को अपने राष्ट्र की सुरक्षा और उन्नति का ध्यान होना ही चाहिए। प्रवासी लोगों पे उनकी नीति, अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर पे दीवार खड़ी करवाना आदि आदि बहुत तरह की बातें होती थी। मैं प्रवासी लोगों के मुद्दे पे फिर कभी बात करूंगा, पर मुझे उनके द्वारा उठाए गए सारे कदम उचित लग रहे थे। विश्व का पहला राजनीतिक नेता जिसने डब्ल्यूएचओ का फंड बंद कर दिया, जिसने चीन को सीधे सीधे कोरोना वायरस के लिए दोषी ठहराया, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गहन मित्रता को भी पूरे विश्व के सामने स्वीकार किया। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जी को उनके ही शासनकाल में मीडिया ने इतनी भद्दी भद्दी बातें कही हैं जिसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। ये समाचार संभवतः आप लोगों तक नहीं पहुंचती होगी। मैं वहां के न्यूज चैनल, जो लोकल न्यूज चैनल्स होते थे, उस पर देखा करता था। उनके चरित्र को लेकर के, उनकी पत्नी को लेकर के भद्दी भद्दी बातें कही जाती थी, फिर भी उन्होंने किसी को गिरफ्तार नहीं करवाया। लेकिन वो खुल करके कहते थे फेक न्यूज। आपको संभवतः ये बात जरूर याद होगा कि उन्होंने ही पूरे विश्व के सामने इन लोगों के मुंह पे कहा था, इन पत्रकारों के मुंह पे, कि वो फेक न्यूज चलाते हैं। वहां भी विपक्ष की पार्टी हमेशा विरोध करती है, पर जब देश की बात आती है तो सब एक होते हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों को अपने देश अमेरिका पे गर्व है, चाहे वो किसी दल के हों। दोस्तों, समय परिवर्तनशील होता है, समय बदला, और डोनाल्ड ट्रंप जी की जगह एक वामपंथी एक वामपंथी सोच और रंगों से खुद की पहचान करने वाली सरकार आई, और परिणाम ये हुआ कि 2011 के बाद पहली बार 1 दर्जन से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबानियों ने मार डाला। ये कोई साधारण घटना नहीं थी दोस्तों। हम यही ठहरते हैं और अब आते हैं भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि मुझे राजनीति में ज्यादा रुचि कभी नहीं रही। मुझे अपने ही देश की राजनीति के प्रति कोई ध्यान नहीं रहता था, क्योंकि बचपन से देखा कि ज्यादातर चोर चुहार, भ्रष्ट और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ही राजनीति में आते थे। खैर, जब अमेरिका में था, तो जब डोनाल्ड ट्रंप जी को फॉलो करने लगा, उसी वक्त उसी तरह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भी भाषण सुनने लगा। फिर भारत में होने वाले कार्यों पे शोध भी किया कि वर्तमान सरकार किन किन चीजों पर कार्य कर रही है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। थोड़ा जागरूक होने लगा। फिर धीरे धीरे मुझे मुझे ये एहसास हुआ कि मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मुझे ऐसा भी प्रतीत होने लगा कि वे मुझसे स्वयं बोल रहे हैं कि सुशांत, आप मुझे बहुत समय तक नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिर दोस्तों, फिर स्थिति ऐसी भी आई कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा गया। जम्मू कश्मीर को धारा 370 हटाकर भारत का अभिन्न अंग बनाया गया, और धीरे धीरे समय के साथ अंतरराष्ट्रीय समुदाय में ये एहसास होने लगा कि अब भारत डरेगा नहीं। उसने बर्दाश्त करना छोड़ दिया है। जो हमेशा बोला जाता था कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो बर्दाश्त करना छोड़ दिया है। अब डराओगे तो सूरदास बनने का खतरा ज्यादा है। मैंने जिस बात को अभी कहा था कि हम लोग इस बात को यहाँ छोड़ करके अपने देश की चर्चा करते हैं, अब उस बात को मैं पुनः आपसे साझा करने जा रहा हूं, और इस बात को गौर से सुनेंगे दोस्तों।
अमेरिका के एक सैनिक की मौत भी बहुत मायने रखती है। और जैसे ही उस देश के मुखिया बदले, उनके 1 दर्जन से ज्यादा सैनिकों को मार डाला गया। उन तालिबानियों के मन में अमेरिका के प्रति कोई भय और सम्मान नहीं रह गया। उसी तरह हमारे देश के मुखिया भी बदले, और आज बिहार रेजिमेंट के जवान दुश्मनों की रीढ़ की हड्डियां हड्डियां ऐसे चटका आते हैं जैसे मकई का दाना छील रहे हैं। अमेरिका में किसी राजनेता को उनके देश के सैनिकों के बलिदान का उपहास उड़ाते नहीं सुना मैंने दोस्तों। पर दुर्भाग्यवश भारत में कुछ तथाकथित राजनेता ऐसे घृणित और देश विरोधी बातें सरेआम करते हैं, पर हमारे यहाँ का तंत्र और हमारी व्यवस्था उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करती है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत तौर पे यही मानना है दोस्तों कि राजनीतिक नेतृत्व हमेशा देशभक्तों के हाथ में होना चाहिए। दोस्तों, जिस तरह हमारा शरीर एक तंत्र है और कई अंग तंत्रों से मिलकर के बना है, हम तभी तक स्वस्थ रहते हैं जब ये सभी अंग तंत्र सामंजस्य में कार्य करते हैं। उसी तरह एक देश भी कई तंत्रों के सामंजस्य से सुचारू रूप से चलता है। यदि एक भी रोगग्रस्त हो गया तो पूरा देश प्रभावित हो जाता है। दोस्तों, बहुत बातें हम लोगों ने की। आप थोड़ा समय लें, मेरी बातों को सुने, समझने का प्रयास करें, फिर तुलना करें और फिर निर्णय लें कि आपको कैसी व्यवस्था चाहिए। जैसा चुनाव करेंगे वैसी ही व्यवस्था बनेगी। अब मुझे ये भरोसा है कि जब आप अपने समाज से या व्यवस्था से अच्छे की अपेक्षा करें, और यदि आपको ये उत्तर मिले कि ये भारत है, ये बिहार है, ये अमेरिका थोड़े ही है, तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, भरोसा है कि आपके पास इस बार आपके उत्तर भूतकाल में दिए गए उत्तरों से भिन्न होंगे। दोस्तों, मुझे ये भी विश्वास है कि आपकी धमनियों में बहने वाला सनातनी रक्त आपके शास्त्र विज्ञान की कुंडलिनी को एक ना एक दिन अवश्य जागृत करेगा। अपने आसपास की व्यवस्था को अपने ज्ञानेंद्रियों से जांचें और परखें, फिर जो समाज और देश हित में उचित लगे वे निर्णय लें। याद रखें दोस्तों, हमारे जीवन में चयन करना हमारे हाथ में होता है, और हमारा चयन दूरगामी परिणाम भी तय करता है, जो समय आने पर हमें ही झेलना पड़ता है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ भारत और अमेरिका की तुलनात्मक वार्ता श्रृंखला के अगले भाग में फिर से मिलने के लिए मैं इंतजार करूंगा, और तब तक के लिए विदा। जय भारत, अखंड भारत।